नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आज हम खास तौर से बात करने वाले हैं राजनीति की। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर कुनबे की कला जो है रह रहकर सामने आ रही है। एक बार फिर से तस्वीरें ऐसी बन सकती हैं, अंदेशा ऐसा जताया जा रहा है, क्योंकि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने 325 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट की खासियत यह है कि इसमें अखिलेश यादव के करीबियों को जगह नहीं दी गई है, जबकि शिवपाल यादव से जुड़े हुए तमाम लोगों को इस लिस्ट में जगह दी गई है। यानी शिवपाल का दबदबा अब भी कायम है और ऐसे में चाचा भतीजे की लड़ाई का क्या पार्ट 2 जल्द ही हमारे बीच होगा, ये भी अब सवाल उठ रहा है। समाजवादी पार्टी में तमाम खींचातानी के बाद आखिरकार उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो ही गया। टिकट बंटवारे को लेकर पिछले कुछ महीने से परिवार में ही विवाद चल रहा था। कभी चाचा अपने आप को सुपर पावर समझते तो कभी भतीजा अपने आप को समझाते हुए नजर आते थे, लेकिन तब भी झगड़े को सुलझाने के लिए नेताजी सामने आए थे और आज भी। पिछले कुछ महीने से चल रहे विवाद पर अब तो मुलायम सिंह यादव ने ब्रेक लगा दिया है। जता दिया कि सीएम कोई भी रहे, फैसला नेताजी ही लेंगे। दरअसल आज सपा सुप्रीमो ने लखनऊ से 325 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। साथ ही अखिलेश यादव और कुछ विधायकों के कार्यों पर भरोसा करते हुए नेताजी ने एक बार फिर से 176 विधायकों को चुनाव लड़ने का मौका दे दिया। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटों पर अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर पार्टियों में कमर कस ली है और समाजवादी पार्टी ने लगभग अपने पत्ते खोल दिए हैं। हालांकि उम्मीदवारों की सूची में सीएम अखिलेश यादव का नाम नहीं है। मुलायम सिंह ने कहा कि अखिलेश जहां से चाहे चुनाव लड़ सकते हैं, मतलब बची हुई 78 सीटों में से अखिलेश कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मुलायम सिंह यादव से सीएम पद के बारे में पूछा गया तो मुलायम ने साफ कह दिया कि चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री का चेहरा तय किया जाएगा। साथ ही मुलायम सिंह ने यह भी कह दिया कि अब यह फैसला आखिरी है, मतलब अब किसी का टिकट बदला नहीं जाएगा। जिस उम्मीदवार को जहां से टिकट दे दिया गया उसको वहीं से चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कुछ महीनों के पारिवारिक कलह और हक की और पद की लड़ाई से तो नहीं लगता कि आखिरी फैसला है। शिवपाल यादव खुश हैं तो अखिलेश यादव का गुस्सा होना लाजमी है, क्योंकि जिन उम्मीदवारों का लिस्ट में नाम है उसमें अखिलेश के पसंदीदे को दरकिनार और शिवपाल के करीबियों को ज्यादा जगह दिया गया है। तो सपा कुनबे में फिर से दंगल जैसे आसार इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि इस लिस्ट में तमाम उन चेहरों को जगह दी गई है जिनका विरोध करते आए हैं अखिलेश यादव, और ऐसे में चाचा शिवपाल यादव के करीबियों को इस लिस्ट में जगह देना एक बार फिर से कलह की ओर इशारा कर रही है। और ख़ास तौर से जितने भी बर्खास्त इसमें मंत्री और विधायक थे उन्हें जगह देना ये भी एक सवाल खड़ा कर रहा है। 325 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है, 78 सीट्स पर अभी उम्मीदवारी तय नहीं हुई है। ऐसे में एक सवाल जहन में ये भी आ रहा है कि क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन की, कांग्रेस के साथ गठजोड़ की जो राह है उसे फिलहाल आसान रखने के लिए ये 78 सीटें छोड़ी गई हैं क्या? और इस खबर को और इस राजनीति को असल में समझने के लिए इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं सुदर्शन न्यूज़ के आउटपुट एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी। दिवाकर जी, सीधे तौर पर ये जो तस्वीर आई है, दो पहलू अगर देखा जाए, एक और तो सपा सुप्रीमो ने जो कह दिया बस कह दिया, लेकिन दूसरी तस्वीर ये भी है कि क्या उनका कहना कलह को फिर से, कलह के पार्ट 2 को एक बार फिर से सामने ला सकता है, एक बार फिर से चाचा भतीजे के बीच की जो दरार है जो खत्म करने की कोशिश की गई थी, जो डैमेज कंट्रोल किया गया था, उस पर पलीता लगाती हुई ये लिस्ट है। देखिए लावनी, दंगल तो शुरू बहुत पहले से था, लेकिन आज दंगल में दो कुश्तीबाज जो है, दो पहलवान जो है वो लड़े, लेकिन निश्चित रूप से एक ऐसे पहलवान की हार हुई है जो वास्तव में शुचिता और साफ सफाई के नाम पर एक बड़े स्पष्ट मुद्दे के साथ चुनाव लड़ना चाहता था। निश्चित रूप से मुलायम सिंह यादव सपा सुप्रीमो ने उसे दरकिनार किया। सबसे पहली बात और बहुत अहम बात है, इससे जो पहली प्रतिक्रिया आई वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की आई और वो शाम को उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जो लिस्ट जारी की गई है उसके बारे में मुझे कोई जानकारी ही नहीं है, क्योंकि अखिलेश जिन नामों को चाहते थे उसको पूरी तरह से दरकिनार किया। कलह इस तरह की ज्यादा थी क्योंकि मुलायम बहुत ही समझदार और समय के अनुसार जो है वो निर्णय लेते हैं, और जिस समय वो नामों का ऐलान कर रहे थे, आप उनका बॉडी लैंग्वेज अगर देखिए तो वास्तव में वो परेशान थे
क्योंकि एक तरफ भाई था, दूसरे तरफ बेटा था। बेटे के अपने मुद्दे थे और भाई का अपना मुद्दा था, क्योंकि उनका मुद्दा था कि इस आधार पर हमको चुनाव लड़ना है कि वो व्यक्ति चुनाव में उतारे जाएंगे, वो उम्मीदवार जो वास्तव में चुनाव में जीत करके आए और सपा फिर से सरकार बनाए। अखिलेश यादव का कहना था कि हम मुद्दों पर और अपने 5 साल तक हमने जो सरकार चलाई है उसके आधार पर, उन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे और वो कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे जो फिलहाल दागी नहीं है। और इस बात को सपा सुप्रीमो ने नकार दिया और उन बातों को तरजीह दी जिनके आधार पर वास्तव में चुनाव जीते जा सकते हैं। तो दंगल साफ है, निश्चित रूप से अखिलेश यादव बहुत ही ज्यादा आक्रोशित हैं, दुखी हैं। और एक सवाल यहाँ पर दिवाकर जी उठता है, अगर ऐसे हालात में जैसे हमने जो लिस्ट देखी है, हम तमाम तरीके से देख रहे हैं कि दागी छवि वालों को इसमें जगह दी गई है, तो आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी की ये लिस्ट खुद ही अपने आप में एक रिजल्ट बता रही है कि गड्ढा खोद रहे हैं और खुद उसमें कूद जा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी की बात अगर की जाए तो आज की तारीख में सरकार भ्रष्टाचार को हटाने को ही लेकर, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के एजेंडे पर ही आगे बढ़ रही है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी की ये लिस्ट कहीं ना कहीं से पहले ही तो हार नहीं अब सामने आ रही है समाजवादी पार्टी की। इसमें भ्रष्टाचार से ज्यादा जो बात ये कही जाती थी कि गुंडा राज, अब अतीक अहमद जैसे लोगों को टिकट दिया गया, बाकायदा उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। ऐसे ऐसे कुछ उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं जो वास्तव में पूरी तरह से दागी हैं। और अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि इन लोगों का नाम आए और उनका नाम प्राइम लिस्ट में सपा सुप्रीमो द्वारा जारी किया जाना वास्तव में सपा सुप्रीमो की मजबूरी बता रही है। और शिवपाल का अपना जो राजनीतिक एजेंडा होता है, जो उनकी राजनीतिक कार्यशैली है, उस पर मुहर लगाई है मुलायम सिंह यादव ने। अब विपक्ष के पास एक मुद्दा होगा और वो मुद्दा होगा कि यूपी में फिर गुंडा राज नहीं, और इस मुद्दे को सबसे पहले और सबसे प्रमुखता से भाजपा उठाएगी। और अगर ये मुद्दा उठा तो अखिलेश क्या ऐसे हालत में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ जा सकती है? क्योंकि 78 सीट का अभी भी कोई घोषणा नहीं हुई है, कहीं ना कहीं से एक ओपन गेट जरूर कांग्रेस के सामने है। आप अपना सवाल फिर से दोहराएं। क्या कांग्रेस के लिए, कांग्रेस ऐसे में जो जिन 78 सीटों पर अभी तक घोषणा नहीं हुई है, क्या कांग्रेस के लिए एक रास्ता खोला गया है? ऐसे हालात में भी क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहेगी? बहुत ही अहम सवाल किया है। देखिए, अब जिस तरह से कांग्रेस, चूंकि गुलाम नबी आजाद उस पूरे मामले को देख रहे हैं, जिस तरह से नामों की घोषणा की गई है और जिस तरह के दागी उम्मीदवार उतारे गए हैं, जो शिवपाल समझते हैं कि वो चुनाव जिता सकते हैं, अब कांग्रेस भी जो है वो शुचिता, विकास और इन सब के नाम पर चुनाव लड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का अब बहुत ज्यादा जोर होगा गठबंधन करने के लिए। और मुलायम सिंह तो पहले ही नहीं चाहते थे गठबंधन करना, तो इसमें गठबंधन की बातें जो हैं वो ज्यादा मजबूती के साथ, ज्यादा एक दूसरे की जरूरत के हिसाब से होंगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि शिवपाल के एजेंडे पर, शिवपाल के तौर तरीके पर चुनाव लड़ने को पर मुहर लगाई है मुलायम सिंह यादव ने। ये बहुत ही अहम सवाल है जिसे हमें समझना होगा। अखिलेश यादव विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते थे, जो उन्होंने 5 साल में काम किया, और ऐसे में कांग्रेस देख रही थी कि अखिलेश यादव के मुद्दे को अगर आगे बढ़ाया जाता है, उनका जो चुनाव विकास के मुद्दों पर ही लड़ जाते हैं। मुद्दे अगर विकास से जुड़े हुए हो तो जनता साथ आती है, मुद्दे अगर गुंडा राज से जुड़े हुए हो, बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए हो, तो फिर जनता किसके साथ जाने वाली है, किसके साथ जाएगी, इसे समझना बहुत आसान है। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण राय हमारे बीच रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार भी महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए। और आइए अब पाकिस्तान की नापाक प्लान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ नापाक साजिश रच रहा है। अब ISIS पूर्वी भारत पर हमले की योजना बना रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी के सूत्रों ने ISI की पोल खोल दी है। देखिए किस तरीके से हकीकत आप सबके सामने है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI यानी कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस भारत पर एक नए मोर्चे से हमले की साजिश रच रही है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ISI ने भारत को लेकर अपनी रणनीति में
बड़े बदलाव किए हैं। पश्चिमी सीमा पर कई आतंकी हमलों के बाद आईएसआई अब अपने एक गुप्त टेरर लॉन्च पैड से पूर्वी भारत पर हमले की योजना बना रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि आईएसआई ने हाल ही में थाईलैंड म्यांमार सीमा पर मायसौट में एक आतंकी शिविर की स्थापना की है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आतंकी हमले के लिए तालिबान लड़ाकों से रोहिंग्या मुस्लिमों को ट्रेनिंग दिला रही है। सूत्रों के मुताबिक मायसौट में ये टेरर लॉन्च पैड भारत और बांग्लादेश में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए बनाया गया है। आईएसआई यहाँ पाकिस्तानी तालिबानी की मदद से हरकत उल जिहाद उल इस्लामी अरकाना यानी हुजिये जैसे आतंकी समूहों और कुछ खलिस्तानी चरमपंथियों को ट्रेनिंग दे रही है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले एक आतंकवादी से खुफिया एजेंसियों की पूछताछ में मायसौट के टेरर कैंप का पहली बार जिक्र हुआ था। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि आईएसआई यहां आतंकी गतिविधियों के लिए भारी मात्रा में फंड और हथियारों की व्यवस्था कर रहा है। इसके साथ ही हाल ही में उसने मौलाना अब्दुल कुद्दूस और लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद के बीच मुलाकात कराई थी। पाकिस्तानी मूल के रोहिंग्या मौलाना अब्दुल कुद्दूस हुजी का प्रमुख है और उसे पाकिस्तानी तालिबानी का करीबी माना जाता है। पश्चिमी सीमा पर तमाचे खा रहा पाकिस्तान अब भारत की पूर्वी सीमा पर सक्रिय है। उसकी कोशिश है कि भारत में आतंकवाद की पकड़ फिर से मजबूत हो। सुदर्शन न्यूज के लिए श्वेता चंदन की रिपोर्ट। वैसे पाकिस्तान चाहे जितनी कोशिश कर ले, उसकी कोशिशों को पलीता लगाने के लिए हमारी भारतीय सेना हर वक्त तैयार है। उसे मुंहतोड़ जवाब भी मिलता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पुराने नोटों पर अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और इसके तहत 31 मार्च के बाद किसी के पास एक सीमा से ज्यादा पुराने 500 और 1000 के नोट पाए जाने पर 4 साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही पुराने नोटों में लेन देन करने पर 5000 रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। जहां नोटबंदी को लेकर विपक्ष लगातार सियासत कर रहा है, वहीं सरकार काले धन पशुओं की कमर तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि सरकार काले धन पशुओं को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। तभी तो केंद्र सरकार ने पुराने नोटों पर अध्यादेश जारी कर दिया है। यानी 31 मार्च के बाद किसी के पास एक सीमा से ज्यादा पुराने 500 और 1000 का नोट पाए जाने पर 4 साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही पुराने नोटों में लेन देन करने पर 5000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। यही नहीं, सरकार और रिजर्व बैंक की नोटों के धारकों को उनके नोट का मूल्य देने का वादा करने वाली देनदारी भी समाप्त हो जाएगी। वैसे तो पुराने नोट 30 दिसंबर के बाद बैंकों में जमा नहीं किए जाएंगे, लेकिन इन्हें 31 मार्च तक रिजर्व बैंक में जमा किया जा सकेगा। खबरों के अनुसार पुराने नोट जमा करने की सीमा 10,000 तक रखी जा सकती है। इससे पहले 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने 1000, 5000 और 10,000 का नोट बंद करने के बाद सरकार की देनदारी को समाप्त करने के लिए इसी तरह का अध्यादेश लाया था। 30 दिसंबर के बाद अगर आपके पास पुराने नोट 10,000 से ज्यादा पाए गए तो जुर्माना देने के साथ 4 साल की जेल भी होगी। ये नियम 30 दिसंबर के बाद लागू होगा या 31 मार्च के बाद। अध्यादेश का नाम द स्पेसिफाइड बैंक नोट सेंसेशन ऑफ लाइबिलिटीज ऑर्डिनेंस रखा गया है। सरकार क्यों ला रही ऑर्डिनेंस? 30 दिसंबर को 500, 1000 के पुराने नोट बैंक में जमा करने का आखिरी दिन है। ये कब से लागू होगा? ये साफ नहीं किया गया है कि नियम 30 दिसंबर यानी पुराने नोट जमा करने की आखिरी तारीख के बाद से या फिर 31 मार्च के बाद। तो कुल मिलाकर ये फैसला काले धन पशुओं की कमर तोड़ने के लिए काफी है और देश के विकास की राह को आसान करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसी के साथ चलिए इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।